इन फोटोज को देखिए। यह है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जमा हुआ प्लास्टिक का एक ढेर है। एशिया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका से बहकर ये सारा प्लास्टिक से भरा हुआ कचरा यहीं इकट्ठा होता है। दी ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स के मुताबिक ये पैच 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है, यानी भारत देश के आधे एरिया के बराबर। प्लास्टिक की इस समस्या को कैसे सॉल्व करें, ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। Plastic is everywhere in our ocean. इससे पहले कि हम प्लास्टिक के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करें, एक नजर डालते हैं कि प्लास्टिक आखिर इतना बुरा क्यों है। Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. सबसे मेन बात तो यह है कि प्लास्टिक दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी ये खुद ब खुद मिट्टी में नहीं मिल जाता। प्लास्टिक को डिग्रेड होने के लिए 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं और इसके बाद भी ये पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होता। इंसानों द्वारा अब तक बनाया गया सारा प्लास्टिक आज भी मौजूद है। एक बार कल्पना करके देखिए, जितना भी प्लास्टिक आज तक दुनिया में बना है वो सब का सब आज भी मौजूद है। हम जो प्लास्टिक के मटेरियल्स फेंकते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिनको माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। मतलब प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जिनका साइज 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे वाटर सोर्सेज जैसे समुद्र, नदियाँ, यहाँ तक कि हमारे घर में सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी में भी पाया जाने लगा है और ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। और एक बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट ये है कि एक एवरेज अमेरिकन ऑलरेडी हर साल 70,000 से ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहा है। अगर बात करें सागरों की, तो मरीन पोल्यूशन के 80% पोल्यूशन के लिए प्लास्टिक वेस्ट ही जिम्मेदार है। लगभग 1 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल समुद्रों में पहुंच रहा है और अगर इसी रफ्तार से प्लास्टिक समुद्रों तक पहुंचता रहा तो रिसर्च के मुताबिक 2050 तक ओशियंस में सारी मछलियों के कुल वजन से ज्यादा वजन प्लास्टिक का होगा। फिर से कह रहा हूं, जितना समुद्र में मछलियों का वजन है उससे ज्यादा वजन प्लास्टिक का हो जाएगा। ओशियंस में इतना सारा प्लास्टिक मरीन लाइफ के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही इससे उन लोगों के शरीर में भी और ज्यादा प्लास्टिक पहुंचेगा जो मछली, लॉबस्टर्स वगैरह खाते हैं। लेकिन प्लास्टिक से जुड़ी ये सारी समस्याएं होने के बावजूद प्लास्टिक का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ पिछले 10 साल में हमने इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर दिया है जितना पिछली पूरी सेंचुरी में नहीं किया था। ओके, तो ये तो हो गई सारी समस्याओं की बात, पर इसके सॉल्यूशंस क्या है? आमतौर पर ये बात की जाती है कि भाई रिसाइकलिंग करो या सिंगल यूज प्लास्टिक्स को सीधे बैन कर दो, लेकिन ये सॉल्यूशंस अब तक उतने कारगर सिद्ध नहीं हो पाए। पहला फैक्ट तो ये कि दुनिया भर में सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल होता है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन कर देना पहली बात तो काफी नहीं है और दूसरा ये लोगों के लिए बहुत इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज और आइडियाज की बात करेंगे जो प्लास्टिक की समस्या को सुलझाने में काफी मदद कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वहीं के वहीं पड़ा रहता है। इसलिए पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि हम प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज करें, खासकर पैकेजिंग में जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ये ग्राफ दिखाता है कि पैकेजिंग सेक्टर में जितने प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उतना कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल्स में मिलाकर भी नहीं होता। कुल मिलाकर जितना भी प्लास्टिक हम बनाते हैं उसका 40% से ज्यादा केवल और केवल पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ट्रेडिशनली पैकेजिंग के लिए हम कुछ दूसरे नेचुरल मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करते रहें, जैसे कपड़े के थैले या कुछ जगह पर केले के पत्तों में खाना वगैरह पैक किया जाता है, लेकिन सच कहें तो प्लास्टिक इन सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। वो लीक नहीं होता, ज़्यादा मजबूत होता है और वो ज़्यादा समय तक चलता है। अगर हमें ये सभी फायदे नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स में चाहिए तो हमें कुछ टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ेगी। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे पेपर, कार्डबोर्ड या केले के पत्ते वगैरह पर ऐसी कोटिंग कर सकते हैं जिससे वो वाटर रेजिस्टेंस और मजबूत बन जाएं और इससे हमारी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं जिसकी वजह से हम पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए पेपर कप्स को ले लीजिए। हमें आमतौर पर लगता है कि पेपर के कप्स प्लास्टिक के कप्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि भाई वो पेपर के बना है, लेकिन सच ये है कि पेपर कप्स में प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है ताकि उनमें लिक्विड टिक सके और वो गल ना जाए। अब चूंकि यहाँ पर फिर से प्लास्टिक आ गया इसलिए इन पेपर कप्स को रिसाइकल करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहीं पर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम बिना प्लास्टिक के ऐसी कोटिंग बना सकते हैं जो पतली और कॉस्ट इफेक्टिव हो। बिल्कुल ऐसा ही किया है फिनलैंड की एक कंपनी कॉक्टा मिल्स ने।
इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर कप्स पे ऐसी कोटिंग की जो पूरी तरह से रिसाइकलेबल है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड होती है और वाटर बेस्ड होने के साथ ही ये प्लास्टिक कोटिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। यानी ये काम उसी तरह करती है, लेकिन बस इसे आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके प्लास्टिक के नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, इनको पूरी तरीके से नेचुरल तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाए, लेकिन इनके साथ अच्छी बात यह है कि चूंकि ये नेचुरल मटेरियल से बने तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी पृथ्वी का वातावरण इन प्रोडक्ट्स को अपने में समा लेगा। उदाहरण के लिए हेम्प, फ्लैक्स और जूट का इस्तेमाल हम हिस्टोरिकली कई तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें हम अपने कपड़ों या थैलियों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बायो इंजीनियरिंग की मदद से हम इनके स्ट्रक्चर्स में बदलाव लाकर इन्हें प्लास्टिक की तरह ही मजबूत और हल्का बना सकते हैं। कनाडा की एक फर्म पेला ने ऐसा ही प्रोडक्ट बनाया है, प्लांट बेस्ड पॉलीमर्स और रिसाइकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, जिसको वो फ्लैक्सटिक बोलते हैं। इससे ये कंपनी फ़ोन के केसेस बनाती है। अब अगर हम प्लास्टिक के नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना देना। इस कैटेगरी में दरअसल दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट में खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और दूसरे वो प्रोडक्ट्स जिन्हें हमें हीट या वाटर का इस्तेमाल करके डिकम्पोज करना पड़ता है, और उन प्रोडक्ट्स को कंपोस्टेबल कहते हैं। पॉलीलैक्टिक एसिड एक प्रचलित कंपोस्टेबल प्लास्टिक है जो भुट्टे और गन्ने वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ और कम टॉक्सिसिटी की वजह से इसका इस्तेमाल पैकेजिंग और टेक्सटाइल वगैरह में होने भी लग गया है। भारत में और दूसरे देशों में कई कंपनीज है जो इस पर काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में बायोग्रीन, जो कई तरह के बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे पानी की बॉटल्स, खाने की प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, स्ट्रॉज और भी दूसरे प्रोडक्ट्स। और एक कंपनी है चक, जो कंपोस्टेबल टेबलवेयर बनाती है। 2018 में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंडियन रेलवेज ने भी अपनी ट्रेन्स में इंट्रोड्यूस कर दिया था। ओके, तो ये दो कुछ आइडियाज हो गए कि प्लास्टिक के दूसरे अल्टरनेटिव्स बना करके हम उसका इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन हमें उस प्लास्टिक को पर्यावरण से हटाने के भी सॉल्यूशन चाहिए जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। याद है ना, अब तक जितना भी प्लास्टिक बना है वो सारा का सारा आज भी है। इसके अलावा भी प्लास्टिक का इस्तेमाल एकदम से पूरे तरीके से खत्म हो जाना मुश्किल है। तो ऐसे में अगर हम ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर पाए जिससे हम लैंडफिल्स में भरे प्लास्टिक से निपट सके किसी तरह, तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस फील्ड में हाल ही में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू मिला था जो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने में काफी मदद कर सकता है। 2016 में जापानीज रिसर्चर्स ने एक चौंका देने वाली डिस्कवरी की। They made this startling discovery of a bacteria that lives off plastic in a recycling dump. इन्होंने पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट PET प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाली एक साइट से वेस्ट वाटर का सैंपल लिया। PET प्लास्टिक वही प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल बॉटल्स बनाने में किया जाता है, और इस वेस्ट वाटर की जांच करने पर उन्हें बैक्टीरिया का एक नया स्ट्रेन मिला जो PET प्लास्टिक के टुकड़ों में ग्रो कर सकता था, और ये बैक्टीरिया PET को अपने खाने की तरह भी इस्तेमाल कर सकता था, जिससे प्लास्टिक को सड़ा सकता है। बेसिकली ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को खा करके ब्रेक डाउन कर सकता है। उन्होंने पाया कि ये बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे केमिकल रिएक्शन के चलते PET अपने ओरिजिनल बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूट जाता है। मतलब दोबारा से वो केमिकल्स बन सकते हैं जिनका इस्तेमाल उस प्लास्टिक को बनाने में हुआ था। यानी इस एंजाइम की मदद से हम प्लास्टिक को गलाकर वापस से उन केमिकल्स में तब्दील कर सकते हैं जिनके इस्तेमाल से वो प्लास्टिक शुरुआत में बना था, और फिर दोबारा से प्लास्टिक बना सकता है। स्टडीज में देखा जा रहा है कि इस एंजाइम को मॉडिफाई करके इंडस्ट्रियल स्केल पर और एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जा सकता है जो नेचुरल तरीके से डिकम्पोज नहीं हो सकता। 2020 में रिसर्चर्स ने इसी बैक्टीरिया के एंजाइम्स को आपस में मिलाकर एक सुपर एंजाइम बनाया जो PET प्लास्टिक को 6 गुना ज्यादा तेजी से डिकम्पोज कर सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि अगले कुछ ही सालों में हमें कई डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स दिखने वाले हैं जो इस एंजाइम की मदद से प्लास्टिक को पूरी तरह से रिसाइकल कर सकेंगे। 2011 में येल यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक मशरूम की प्रजाति की खोज की जो कि प्लास्टिक को खाकर डाइजेस्ट कर सकता है। ये पॉलीयूरेथेन PU प्लास्टिक थी जो कि बहुत ही कॉमन प्लास्टिक है। फोम और जूते वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अब इस डिस्कवरी के बाद अलग अलग मशरूम्स पर टेस्ट किए गए ये देखने के लिए कि क्या वो मशरूम्स भी प्लास्टिक को खा सकते हैं। 2017 में चाइना के साइंटिस्ट ने एक फंगस की खोज की जो PU प्लास्टिक को 2 महीने के भीतर पचा सकता है। इसके अलावा भी दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने पाया कि कई सारे मशरूम्स ऐसा कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम भी, जो काफी कॉमन मशरूम है और दुनिया भर में खाया जाता है। 2017 से अब तक 50 से ज्यादा मशरूम की स्पीशीज का पता लगाया जा चुका है जो प्लास्टिक को अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलहाल ये देखने के लिए भी स्टडीज चल रही है कि क्या उन मशरूम्स को फिर हम लोग खा सकते हैं
जो कि प्लास्टिक पर ग्रो हुए हैं, और अगर वो सेफ होते हैं खाने के लिए तो ना केवल हम प्लास्टिक को डिकम्पोज कर पाएंगे इन मशरूम्स की मदद से, बल्कि उसको फूड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी तक जितने भी सॉल्यूशंस की मैंने बात की उनसे हम प्लास्टिक को इकोसिस्टम से परमानेंटली हटा सकते हैं या उनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, पर इन टेक्नोलॉजीज को समय लग सकता है मेन स्ट्रीम बनने में। इसलिए प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए भी हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पर ध्यान देना होगा, जिसमें भले ही प्लास्टिक पूरी तरह से इकोसिस्टम से गायब ना हो लेकिन उसको मैनेज कर सके। और ऐसा ही एक बढ़िया उपाय है इको ब्रिक्स। एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल लीजिए और उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक के रैपर्स, डिस्पोजेबल्स, कैरी बैग्स वगैरह, इनको तब तक ठूस ठूस कर भरते रहिए जब तक वो बॉटल एकदम फुल नहीं हो जाती। बस यही है इको ब्रिक। इस तरह के इको ब्रिक्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। इनका इस्तेमाल कई जगह पे किया जा सकता है, कंज्यूमर्स के लिए फर्नीचर्स, पेट्स के लिए छोटे घर या कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स। लोकल गवर्नमेंट्स इसको पब्लिक पार्क्स बनाने में, बेंचेस में, वॉल्स में या दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। इनफैक्ट कई स्टार्टअप्स भी हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्रेस करके प्लास्टिक की ईंटें बना रहे हैं, जिनसे इन्हें इस्तेमाल करने में और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस तरह से हम काफ़ी सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स को एक जगह बंद करके इसे एनवायरनमेंट में फैलने से रोक सकते हैं। इको ब्रिक्स के अलावा एक और इंटरेस्टिंग उपाय है काफ़ी सारे प्लास्टिक को कैप्चर करने का, और वो है प्लास्टिक के रोड्स बनाना। ये है प्लास्टिक से बनी सड़कें। ये उपाय भारत में भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 लाख किलोमीटर की रोड प्लास्टिक का वेस्ट इस्तेमाल करके बनाई जा चुकी है। वैसे तो भारत में 20 साल से भी ज़्यादा से प्लास्टिक रोड बनाई जा रही है, लेकिन इसे खास पुश मिलता है 2050 में, जब प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन, जिन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने अपने प्लास्टिक रोड बनाने के सिस्टम का जो पेटेंट था उसको सरकार को फ्री में दे दिया। प्रोफेसर वासुदेवन के प्लास्टिक रोड के सिस्टम में 10% प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक की मदद से बनाई गई इन रोड के कई सारे फायदे भी हैं। पहले तो इसमें कई तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स, डिस्पोजेबल कप्स और फोम्स वगैरह, और इन सबको बिना कोई सॉर्टिंग के, बिना कोई क्लीनिंग किए, बस श्रेड करके सीधे रोड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये देखा गया है कि रोड में प्लास्टिक कंटेंट होने से रोड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे 10 साल के बाद भी इसमें पॉट होल्स यानी गड्ढों के कोई निशान नहीं दिखते। इसके अलावा ये रोड हर 1 किलोमीटर में 3 टन कार्बन एमिशंस होने से बचाता है। वो ऐसे कि अगर आपने इस रोड में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया होता और फिर उस प्लास्टिक को जला दिया होता तो जो कार्बन एमिशंस पर्यावरण में निकलती, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और तो और ये रोड ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होता है। 2019 के एस्टिमेट के मुताबिक इस रोड के कंस्ट्रक्शन में हर किलोमीटर पर $670 यानी लगभग 55,000 रुपए की बचत होती है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसका कोई एक समाधान बिल्कुल भी नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजीज की बात हमने की है, कहीं ना कहीं हमें उन सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है प्लास्टिक के अलग अलग यूजेस को रिप्लेस करने के लिए। भविष्य में इस वीडियो में जो टेक्नोलॉजीज बताई गई हैं उनसे प्लास्टिक धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कई लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि इन टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर में फैलने में समय लगेगा, और इको ब्रिक्स और प्लास्टिक के रोड्स तो परमानेंट सॉल्यूशन है भी नहीं, क्योंकि इनसे प्लास्टिक कहीं जाता नहीं है, बस वहीं पर दब जाता है। इसलिए अपने लेवल पर तो कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही आज की तारीख में बेस्ट ऑप्शन है।